children, welcome to my class and जया नॉलेज गेन। मेरे चैनल का नाम है जया नॉलेज गेन में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग अपने इस वीडियो में मून के टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मून और उसके टाइड्स के बारे में हम लोग इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आवर अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। इस चैप्टर का बाकी का जो हिस्सा है, आगे वाला जितना भी था, सरफेस ऑफ द मून और फेजेस ऑफ द मून या फिर इक्लिप्स, मैंने अपने वीडियोस में डाल दिया है, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइड्स के बारे में। ठीक है, मून और उससे के कारण जो टाइड होता है हमारे अर्थ पे, तो टाइड होता क्या पहले ये जाने हम लोग। ठीक है, जिस तरह अर्थ की ग्रेविटी हमें अपनी तरफ खींच के रखती है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसी की वजह से हम लोग अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं ना, वो हमें अपनी तरफ खींच के रखती है। ठीक उसी तरह मून की भी एक ग्रेविटी होती है। ठीक है, मून का जो ग्रेविटी है वो अर्थ से 6 टाइम लेस है, यानी कि बहुत कम है। फिर भी इस ग्रेविटी का एक इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलती है हमारे धरती पर। ठीक है, मून पुल्स वाटर of the seas and ocean of the earth causing tide, the moon and the tides। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही हमारी धरती पर टाइड्स होता है, यानी जो सीज और ओशियन का जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है और कभी फिर कम हो जाता है। तो जब बढ़ जाता है उसको हाई टाइड, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे, और उसके बाद जब लो हो जाता है उसको लो टाइड बोलते हैं। तो अब इसका कारण रीज़न हम लोग पढ़ेंगे क्यों होता है। ठीक है, वाटर ऑफ द एक्चुअली क्या होता है ना कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है उसका एक मास है और वो दे एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी उसके पास ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो सन की भी एक ग्रेविटी है जो मून से कई गुना ज़्यादा है, बट सन हमारे अर्थ से काफ़ी दूरी पर है, इसलिए एज़ कम्पेयर टू मून का पुल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू सन। मून का पुल ज़्यादा है क्योंकि मून हमारे नियरेस्ट नेबर है, मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में। ठीक है, तो क्या होता है ना कि अर्थ का जो हिस्सा मून के एकदम पास होता है, उनके तरफ फेस किया हुआ रहता है, उस हिस्से में जो भी ओशियन या सीज़ है, उस हिस्से में जो भी ओशियन या सी है, ठीक है, उसका जो है मून की ग्रेविटी के कारण उसका जो वाटर लेवल है वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, उसका ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा, वाटर लेवल वो मून के तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, खींच जाता है, और इसे ही हाई टाइड कहते हैं। और इन वाटर बॉडीज़ का पानी का लेवल भी बढ़ जाता है और इसको बोलते हैं हम लोग हाई टाइड। ठीक है, तो और मून से जो दूर है, जो हिस्सा अर्थ का मून से दूर है, मतलब उस तरफ नहीं है, तो वहाँ लो टाइड होता है। तो हम देखते हैं कि हाई टाइड, दो हाई टाइड के बीच में एक लो टाइड होता है। अर्थ रोटेट करता है ना, 24 आवर्स लगता है उसको एक रोटेशन में। तो रोटेट करते हुए जब वो मून के एकदम जिस वाटर बॉडीज़ जब मून के पास एकदम सामने में आ जाता है तब वो हाई टाइड, फिर जैसे वो घूम गया वाटर बॉडी दूसरी तरफ गया लो टाइड। इस तरह से हम देखते हैं कि दो हाई टाइड के बाद बीच में एक लो टाइड होता है, और अर्थ के रोटेशन के कारण एवरीडे 2 लो टाइड भी होता है। ठीक है, इस टाइड का इंटेंसिटी जो होता है वैरी करता है मून के फेजेस के साथ, यानी कि एवरी न्यू मून एंड फुल मून डे में हाईएस्ट टाइड होता है। याद रखना, एवरी न्यू मून और फुल मून डे में हाईएस्ट टाइड होता है, सबसे ज़्यादा वाटर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्यों होता है कि तब अर्थ, मून और सन एक स्ट्रेट लाइन में, फुल मून डे में हम लोग जानते हैं ना, न्यू मून और फुल मून में क्या होता है कि अर्थ ये होता है, सन और मून तीनों एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। तब क्या होता है ना कि मून के साथ साथ सन का भी ग्रेविटी हमारे वाटर बॉडीज़ को अपनी तरफ खींचती है, तो सी का और ओशियन का जो वाटर लेवल है वो हाईएस्ट हो जाता है, इसी को हाई टाइड बोलते हैं। तब आप लोग समझ गए टाइड के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि मैन मेड सैटेलाइट। ये सैटेलाइट होता क्या है, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, सबके पास अपना अपना ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हर स्मॉलर ऑब्जेक्ट बिगर ऑब्जेक्ट के चारों ओर चक्कर काटता है। जैसे कि हमारा अर्थ हुआ, या फिर मान लो 8 प्लैनेट्स जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं ये सन के चारों तरफ चक्कर काटता है, रिवॉल्व करता है। तो ये सारे प्लैनेट सन के सैटेलाइट कहलाएंगे।
समझे। और इसी तरह मून जो अर्थ से छोटा होता है और अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है, तो वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट, क्योंकि हम लोग बनाए तो नहीं है मून को, वो नेचुरली बना है, तो वो मून हो गया सैटेलाइट। कैसा सैटेलाइट? नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का। ठीक इसी तरह कुछ मैन मेड सैटेलाइट भी होता है, यानी कुछ सैटेलाइट अर्थ में से हम लोग भेजते हैं अर्थ के चारों तरफ घुमाने के लिए, वो घूमता रहता है अर्थ के ऑर्बिट में, वो घूमता रहता है, उसको बोलते हैं मैन मेड सैटेलाइट। ये अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, ठीक उसी तरह जैसे मून करता है। ठीक है, तो इन सबको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक मून के ही तरह आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और उसी की तरह हमें रात को क्लियरली देख सकते हैं, उसे भी हम लोग रात को क्लियरली देख सकते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भी ना हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि वो भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, मून की तरह ही एक ऑब्जेक्ट है। मून में भी कोई अपना लाइट नहीं होता, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जैसे मून रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, उसी तरह आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो भी रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। ठीक है, स्पेस एज की शुरुआत हुई थी 1957। स्पेस एज, जब स्पेस शुरुआत हुआ था 1957 को हुई थी, जो पहला मैन मेड सेटेलाइट यानी स्पुतनिक 1 लॉन्च हुआ था। स्पुतनिक 1 वाज द फर्स्ट मैन मेड सेटेलाइट जो रशियन साइंटिस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था। याद रहेगा, रशियन साइंटिस्ट ने स्पुतनिक 1 को फर्स्ट लॉन्च किया था। कब? 1957। उसी समय से स्पेस एज की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तब से लेकर आज तक थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट स्पेस में भेजा गया, एक दो नहीं, बहुत सारे भेजा गया। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ कुछ पढ़ेंगे। जैसे देखो, ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के पिक्चर्स है। ये देखो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है ना, बहुत तरह के होते हैं। तो इसके बाद देखेंगे कि फर्स्ट जो है मैन इन द वर्ल्ड हु वेंट इनटू द स्पेस, मेजर यूरी गैगरिन। याद रखना नाम, मेजर यूरी गैगरिन। 12 अप्रैल 1961 को वो फर्स्ट स्पेस में गए थे। ठीक है, स्पेस में जाने वाले फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड वाज यूरी गैगरिन, जो रशियन साइंटिस्ट थे, रशिया के थे ये। हाँ, चलो इसके बाद जो नेक्स्ट है वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ये भी एक रशियन थी, जो फर्स्ट वुमन हु वेंट इनटू द स्पेस, यानी दोनों रशियन थे जो स्पेस पे गए थे। इंडिया से सबसे पहले कौन एस्ट्रोनॉट था जो गए थे स्पेस पे? वो थे राकेश शर्मा। 3 अप्रैल 1984, 3 अप्रैल 1984 वो गए थे स्पेस में। ठीक है, और वुमेन, फर्स्ट वुमेन कौन थी? सब कल्पना चावला, जो गई थी 1997 में फर्स्ट टाइम, और एकदम सेफली वो उतर आई। लेकिन नेक्स्ट वो जनवरी 2003 में गई थी, और फिर 1 फरवरी 2003 जब वो रिटर्न हो रही थी, रिटर्न जर्नी में उनका क्रैश हो गया, उनका स्पेस शटल का, वो मर गई। ठीक है, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वाज आर्यभट्टा, जो लॉन्च हुआ था 1975। आर्यभट्टा लॉन्च हुआ था 1975। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे तरह तरह के कम्युनिकेशन तरह तरह के सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट क्यों भेजा जाता है, उसका काम क्या होता है, ये इसका रीज़न क्या है भेजने का, तो पर्पस क्या है। तो फर्स्ट तरह का सैटेलाइट होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का काम क्या होता है कि ये जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक ये मैसेज को सेंड करता है, यानी ये जितने भी सिग्नल्स होते हैं टेलीविज़न प्रोग्राम का, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजने का काम करता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट एक तरह का सैटेलाइट होता है जिसका डिज़ाइन किया गया वेदर फोरकास्ट को के लिए, यानी ये जो है ना, ये दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट टेक्स पिक्चर ऑफ द मूवमेंट ऑफ द क्लाउड एंड हेल्प अस फोरकास्ट वेदर, यानी कि सैटेलाइट क्लाउड्स के मूवमेंट के बारे में ऑब्जर्व करता है, उसका पिक्चर लेता है और वेदर के बारे में हमें सूचना देने में हेल्प करता है। ये सैटेलाइट हमें डेंजरस स्टॉर्म या साइक्लोन के बारे में, फोरकास्ट फॉरेस्ट फायर, ये सब के बारे में, फ्लड या ग्लेशियर्स के मूवमेंट के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी ये सैटेलाइट जो होता है इसका यूज़ होता है, या ये फिर ये इसको डिज़ाइन किया जाता है अर्थ को ऑब्जर्वेशन के लिए, उसके ऑर्बिट से, अर्थ के ऑर्बिट से अर्थ को ऑब्ज़र्व करने के लिए। यानी ये सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट से अर्थ को ऑब्ज़र्व करता है। यानी अभी तक 150 से ज़्यादा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में है। ठीक है, इन सैटेलाइट्स का सेंसर जो होता है वो मतलब सेंसर इंफॉर्मेशन गैदर करता है वेदर का, लैंड फॉर्म्स का, ओशियंस का, वेजिटेशंस का और अन्य बहुत सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन ये ऑब्जर्व करता है।
नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट को भी डिज़ाइन किया गया अर्थ के ऑर्बिट से एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को कंटिन्यूसली मतलब मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करने के लिए। इट इज़ बेसिकली रियली बिग टेलीस्कोप। ये क्या होता है, एक तरह का टेलीस्कोप है जो विच फ्लोट इन द स्पेस। ओके, इसको हबल टेलीस्कोप बोलते हैं, इसको बोला जाता है हबल टेलीस्कोप। इन सैटेलाइट का यूज़ ब्लैक होल जैसे मिस्टीरियस फिनोमेनन को स्टडी के लिए होता है। इनका यूज़, ठीक है, इनका यूज़ प्लैनेट्स को के पिक्चर्स लेने के लिए भी होता है। दूसरे प्लैनेट्स का जो पिक्चर होता है उस सब लेने में भी इसका काम होता है। तो ये सारे सैटेलाइट्स जो है हम लोग भेजे हैं, अर्थ से भेजा गया है, ये सारे इनको बोला जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो हमने अब इसके बारे में सब कुछ कंप्लीट कर लिया ये चैप्टर। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, टिल देन बाय एवरीवन।